नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में ऐतिहासिक झंडा श्री मेले का आगाज हुआ है, जहां पर श्री गुरु राम राय दरबार में 90 फीट ऊंचे झंडे का जो है आरोहण किया गया है। जहां पर बता दें कि श्री महंत देवेंद्र दास महाराज जी की अगुवाई में झंडा जी का आरोहण इस साल ध्वज दंड को भी बदला गया है। परंपरा हर 3 साल ध्वज को बदलने का है, जहां पर 41 सादिक गिलाफ और इसी के साथ साथ लाखों की संख्या में जो है संगत मौजूद रही। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में बड़ी संख्या में संगत इस पर्व के साक्षी बने और इस साल पंजाब के जिला चुका नवांग शहर में राजेंद्र पाल सिंह और सतनाम सिंह के परिवार की दर्शनी गिलाफ चढ़ाने का भी सौभाग्य मिला। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में संगत पर्व के देखिए यहां पे लोग साक्षी बने हैं। सभी लोग इस पर्व में शिरकत करने के लिए मौजूद रहे। ऐतिहासिक झंडा जी मेले का यहां पर आगाज हुआ है और देखिए ये परंपरा रहा है, जहां पर हर साल देखिए ये परंपरा जो है निभाया जाता है और ऐसे में यहां काफी संख्या में जो लोग हैं वो जरूर यहां पर उनकी मौजूदगी रहती है और इसकी देखिए बानगी जरूर देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में संगत पर्व के साक्षी लोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ इकट्ठा हुई है और सभी लोग यहाँ पर पर्व में शिरकत करते हुए नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बड़ी संख्या में संगत पर्व के लोग साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक झंडा मेले का ये आयोजन हुआ है और बता दें कि ये एक परंपरा रही है, जहां पर हर वर्ष ये जो पर्व है वो मनाया जाता है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इस पर्व में हिस्सा लेते हैं और देखिए हर साल की भांति इस साल भी ये पर्व मनाया गया है और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी इस पर्व के साक्षी बनते हुए अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। 90 फीट लंबे झंडे का देखिए यहाँ पर आरोहण होता है और यहाँ पर लोग इसे देखने के लिए आते हैं, इस पर्व में शिरकत करने के लिए आते हैं, भागीदारी निभाने के लिए आते हैं और इसी के साथ साथ ये पारंपरिक पर्व है जो कि हमेशा से चला आ रहा है और हर वर्ष देखिए इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। अल्मोड़ा और देहरादून में आयोजित होंगे मुख्य आयोजन। 23 मार्च को जो है प्रदर्शन के तहत जहां बताते चले कि जन सेवा थीम पर आयोजित होंगे कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। तो ये देहरादून से सीधे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। अल्मोड़ा और देहरादून में आयोजित होंगे मुख्य आयोजन। 23 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। जनसेवा थीम पर आयोजित होंगे कार्यक्रम, जहां जनता को धन्यवाद किया जाएगा और तमाम जो दिग्गज नेता है वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि धामी सरकार के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब ये कार्यक्रम रखा गया है। जनसेवा थीम पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा और प्रभारी मंत्री भी यहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आज की बैठक में हल्द्वानी शहर के 6 नए रोडों पर सिटी बस संचालक को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर को बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के अतिरिक्त मांगों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने में शहर में सिटी बसें दौड़ेंगी और वही कमिश्नर दीपक रावत ने कहा है कि बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही ट्रांसपोर्ट और अन्य स्टेक होल्डरों की भी बुलाया गया है और सभी से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हल्द्वानी के मुखानी लामाचोट 3 पाती मौला पर और इसी के साथ साथ 6 रोडों पर सिटी बसें चलाई जाएंगी। हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक
इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, नई बसेस होंगी। और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। सिमिलरली नैनीताल में भी, क्योंकि वहां पे पूर्व में एक ऑनरेबल हाईकोर्ट की ओर से एक स्टे है फ्रेश परमिट्स पे, लेकिन ये आरटीए को लगा कि इसमें अगर हम छोटी बसेस चलाते हैं 12-15 सीटर्स की, तो इससे जो व्हीकलर लोड है नैनीताल का वो घटेगा। तो उसमें अभी ये तय हुआ है कि एक हम एप्लीकेशन मूव कर लेंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट पे और रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी परमिशन हमें मिल जाए और तदुपरांत इसको किया जाएगा। 35 नए रूट्स भी ऐसे हैं जो कि अभी फिट पाए गए ट्रैवलिंग के लिए, और कमेटी ने उसकी संस्तुति की है, तो उसको भी हमने यहाँ पे सैंक्शन दे दिया है। एक निर्णय ये लिया गया कि जो भी हमारे परमिट होल्डर्स हैं, उनको ड्राइवर्स हैं, उनको बैजेस हम इश्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिकेट होके दिए जाएंगे। कुछ ऐसे जो हमारे लाइसेंस होते थे जो कि माल्ड होने के लिए होते थे कॉमर्शियल, उसमें यह पाया गया कि कई बार इनका संचालन मोहल्ले से अधिक आबादी वाले क्षेत्र से हो रहा था और उसमें वहां पे जो पब्लिक रहती है उनको असुविधा हो रही थी। तो निर्णय लिया गया कि इसमें एनओसी एक बार लोकल पुलिस से और साथ ही साथ जो नगर निकाय हैं उनसे भी ली जाएगी कि अगर बहुत घनी आबादी है तो उसमें हम इस तरह के परमिट्स नहीं देंगे। टनकपुर के लिए कुछ एडिशनल, हमने 3 यूनियंस हैं, उनमें एडिशनल सर्विसेज हल्द्वानी से टनकपुर जोड़ दी हैं, और तो उसका भी लाभ पब्लिक को मिलेगा। हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ अशोभनीय हरकत किए गए हैं। दरअसल किए जाने पर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कर ले तो कर लिया गया है। और पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि बद्रीपुरा इलाके में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पॉक्सो के तहत मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। द्वारा 2 बच्चियों के साथ एक अशोभनीय हरकत की गई थी, तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पॉक्सो 9/10 की जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें पंजीकृत किया गया है। उसके साथ साथ व्यक्ति की अरेस्टिंग कर ली गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हुई और अभी इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद उत्तराखंड की सियासत तेज है। भाजपा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। भाजपा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। पार्टी ने अपने नियम के तहत प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया है। कांग्रेस पार्टी अपने गालीबाज विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कब लेगी? देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया है। इस दौरान प्रश्नकाल में उन्होंने कहा है कि हम योजना में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की परिस्थितियों का जिक्र किया जहां पर महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं और पर उनका श्रमिक के रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाना संभव नहीं होता है। इस योजना के तहत श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चलाई जा रही भारत सरकार की फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना, जिसके तहत हर राज्य में 50,000 से अधिक जरूरतमंद महिलाओं जिनकी आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष है
संपूर्ण देश भर में चलाई जा रही है। महोदय, अनेकों राज्य हैं जहां महिलाओं को श्रमिक रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है तथा महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक होती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। उद्देश्य स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को प्राप्त होता है। जहां शहरी क्षेत्रों में श्रम एवं कामगार बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, योजना का पंजीकरण भले ही ऑनलाइन आवेदन से कर दिया गया है, परंतु श्रम विभाग के भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकरण करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने निशाना साधते हुए कहा है कि 3 साल का आगामी सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। उसके परिणति यह रही कि पूरे प्रदेश के अंदर विकास कार्य ठप हो चुके हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, ये किसी को भी बनाए, लेकिन ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जिसको प्रदेश के विकास के लिए कुछ उसकी सोच हो और प्रदेश के बारे में उसको जानकारी हो। ऐसे नहीं कि मंत्री सिर्फ अपने चहेतों को उनके काम करते रहें और प्रदेश के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिसको भी ये मंत्रिमंडल में सम्मिलित करेंगे, ये मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का अपना विवेक है। जिसको भी बनाना है तुरंत आप इसको बना दीजिए, क्योंकि पहले ही 3 साल गुजर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के जिला अध्यक्ष मनोज पाल का स्वागत जो है स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल रामबाड़ा स्थित शिव मंदिर में पहुंचकर मंदिर में माथा टेका और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जो कि बाइक रैली निकालते हुए दिनेशपुर ऑडिटोरियम हॉल तक गए। इस दौरान बीजेपी काशीपुर जिला अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु की ओर अग्रसित हो रहा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार जातिवाद धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। विकास कार्यों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि सरकार जनता के दौर पर तक जाकर उनके समस्याओं को समाधान कर रही है। गरीब और निर्धन वर्ग के कन्याओं की जो है गौरा देवी कन्यादान योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यहां गुटबाजी के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी गुटबाजी करता है वो तो भारतीय जनता पार्टी का हो ही नहीं सकता। आज आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से पद पे काम करने वाला एक कार्यकर्ता का बेटा जिलाध्यक्ष बना है और निश्चित ही पूरा हम लोगों को विश्वास है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और उनका संकल्प भी है कि संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से काशीपुर जिले में 4 विधानसभाएं हैं। 4 विधानसभाओं में पहले से ही 2 विधानसभाएं बीजेपी की हैं। सभी लोगों की रायशुमारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का एक अवसर दिया है। मैंने कहा है कि ये जिले के रूप में मैंने अपने आप को न अभी तक जिलाध्यक्ष माना है, न मैं आगे मानने वाला हूं। मैंने कहा है मैं एक कार्यकर्ता हूं और उस कार्यकर्ता से एक चौकीदार के रूप में काम करना चाहता हूं। मेरा जो कार्यकाल है उसके निमित्त मैंने जो सोचा है कि सब मैं देख रहा हूं जो उत्साह पूरा जसपुर से लेकर और यहां दिनेशपुर तक मिल रहा है, ये एक सामान्य उत्साह नहीं है। पुराने से पुराना कार्यकर्ता सड़कों पे आ रहा है। हाँ जी सर, हाँ जी। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जहां पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया भी मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। अधिकारियों के अलावा कई सहायता समूह ने अपने अपने सामान के साथ स्टॉल लगाया। इस मौके पर बोलते हुए उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने कहा कि गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस आयोजित किया गया था और जिसमें आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए सभी अधिकारियों को मौजूद रहने के आदेश पारित किए गए थे। सभी लोग विदित होंगे कि सरकार का जो तहसील दिवस कार्यक्रम होता है गदरपुर
में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि और जिले के शीर्ष अधिकारीगण प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि मौके पर ही जितनी समस्याओं का निस्तारण हो सके। कुछ समस्याएं हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, जिसमें व्हील चेयर के लिए मांग की जा रही है, तो उनको तत्काल व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा कुछ जमीन संबंधी शिकायतें भी आ रही हैं, जिनको एसडीएम मैडम स्वयं ही देखेंगी। सभी में जो हमारी शिकायत के नेचर आ रहे हैं, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इसमें 31 मार्च तक हमारी सारी कार्रवाई हो जाए। मेरा मामला ये था कि जो मानसिक रूप से जो दिव्यांग बेटियां हैं, उनकी शिक्षा के लिए मेरा मामला था, और यही तहसील दिवस पे इसी जगह पर मैंने करीब 3 से 4 बार जो है अपना आवेदन किया है। यहाँ पर भी किया है, प्रदेश के जो अधिकारी है इनसे भी कहा है, सीएम हेल्पलाइन में भी मामला गया है, लेकिन मुझे वहां से कोई निदान मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी खुद की बेटी भी जो है एक मानसिक रूप से दिव्यांग है, और जिसकी शिक्षा के लिए मैं लगातार आज करीब 6 वर्ष हो चुके, जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। नारी ग्रोथ सेंटर है, वहाँ पे हम रजाई तैयार करते हैं, हाथ से कढ़ाई होता है। अभी हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, ये हमने कुछ सैंपल भी तैयार किया है, और हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जापान में भी सैंपल गया है। और विदेश में वाहन चलाने के लिए भारतीयों में भी क्रेज बढ़ता जा रहा है। 2024 में जहां पर हल्द्वानी परिवहन विभाग संभाग के अंतर्गत नैनीताल और उधम सिंह नगर के साथ साथ चंपावत जिले के लोगों ने विदेश में वाहन चलाने के लिए 414 इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाया है, तो वहीं जिसमें 52 महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जाते रहते हैं। संभागीय परिवहन हल्द्वानी के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने वाले उधम सिंह नगर के लोग शामिल हैं, जिसमें काशीपुर आरटीओ कार्यालय में 124, रुद्रपुर आरटीओ कार्यालय से 139, जबकि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में 121, टनकपुर आरटीओ कार्यालय से 28 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए हैं। तो वहीं इस 2025 में जनवरी से फरवरी महीने तक 14 लोगों इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो परिवहन.gov.in जो भारत सरकार की साइट है उस पर जाएं। उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का वीज़ा चाहिए होता है। अगर ऑन अराइवल वीज़ा है तो वो मेंशन करना पड़ता है, और एक फॉर्म 1A होता है जिसमें किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से एक मेडिकल चाहिए होता है, और आपका लाइसेंस जो है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वो वैलिड होना चाहिए, और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की होती है। और अभी अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग 156 लाइसेंस बने हैं, जिसमें से 121 जो हैं वो मेल्स के बने हैं और बाकी जो है फीमेल्स के बने हैं। ज़्यादातर ट्रेंड जो देखा जाता है वो हमारा जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन कंट्रीज़ में लोग काफ़ी जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का वहाँ पर उनको जॉब भी मिलता है। और वहीं अल्मोड़ा में हमारी खबर का असर देखने को मिला है, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। जी हां, पिछले 15 दिनों से विवेकानंद पर्वतीय कृषक अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा हवालबाग के श्रमिकों में क्रमिक आंदोलन, अनंत श्रमिकों में अभद्रता करने वाले संस्थान के एक वैज्ञानिक की जो है सार्वजनिक माफी और अधिकारी की कोऑर्डिनेटर के पद पर हटाए जाने के बाद से संस्थागत कर दिया गया था। कृषक हुए दीपक ने बताया कि श्रमिकों को 3 मांगे भी, जिसमें कि मुख्य मांग श्रमिक से अभद्रता करने वाले अधिकारी द्वारा सार्वजनिक माफी और उसे समन्वय के पद पर हटाने की, दूसरों मुख्य मांग श्रमिकों को ब्रेक न दिए जाने तथा तीसरी मांग कार्यदायी दिवस कम न करने की थी। पर्वतीय कृषक अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा हवलबाग में श्रमिकों के 15 दिवस से भी अधिक से चलते आ रहे क्रमिक अनशन का कुछ शर्तों के साथ स्थगन हो चुका है, जिसमें सबसे पहली मांग उनकी ये थी कि जिस वैज्ञानिक ने वहां के श्रमिकों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता की, वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, जो उन्होंने मांगी भी है। उन्हें कोऑर्डिनेटर के पद से कार्यमुक्त किया जाए, उन्हें हटाया भी गया है। उसके बाद कुछ उनकी अपने इश्यूज हैं, जैसे कि श्रमिकों को ब्रेक न दिया जाए, उन्हें कुछ जो दिन हैं उनके फिक्स डेज किए जाएं, वर्किंग जो डेज होते हैं वो फिक्स किए जाएं।
देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट में हुई आगजनी की घटना में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर होली के दिन रेस्टोरेंट में विवाद होने के बाद अपने अन्य साथियों के साथ रेस्टोरेंट में आग लगाने का आरोप है। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। को विकास नगर में वादी श्री सुरेश जी हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी जो एक वाटिका नाम के आनंद वाटिका नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है, जहां पर वो फूड सिंह के रेस्टोरेंट बने, जहां पर वो परमानेंट स्ट्रक्चर ना होके इनके द्वारा केबिन टाइप के बनाए गए। वहां पर होली के पूर्व में वहां पर 2 पक्षों का हल्की कहासुनी हुई, जिसके आधार पर उनके द्वारा उन लोग को वहां से जाने के लिए बाहर कर दिया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई कि यहाँ कोई झगड़ा हो सकता है, जिसके आधार पर वो लोग व्यक्ति जो वहां पर थे, जिनका झगड़ा कर रहे थे, उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। इससे आक्रोशित होकर या आवेश में आकर इसके बाद कुछ समय बाद 2-3 घंटे बाद जो है सुनिश्चित तरीके से वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और वहां पर जो मालिक है उनके ओनर को धमकाकर वहां पर जो उनके रेस्टोरेंट के जो केबिन जो फूड से बने हुए थे उसमें एक में आग लगा देते हैं। और जो तेज हवा के कारण अन्य जगह फैलने के कारण पूरा जो रेस्टोरेंट था, जो कंस्ट्रक्टेड नहीं था, जो खाली फूस और इससे बना के उन्होंने टेम्परेरी बनाया था, वो सारे जल जाता है और उससे काफी इनका नुकसान हो जाता है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के ग्राम खड़ को भनेरिया के ग्वाली गाय लोक में बाघ ने गौशाला घुसकर गाय को मार डाला। जब परिजन सुबह गौशाला गाय को घास देने पहुंचे तो गाय पर मृतक अवस्था में गौशाला में मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचते ही वन क्षेत्राधिकारी 84 उमेश पहुंचे और मौका मुआयना किया। स्थानीय ग्रामीणों से भी जनसंपर्क किया और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि नियमानुसार सहायता राशि दी जाएगी। ग्राम सभा खड़को भनेरिया वाली गांव तहसील सियालदे के अंतर्गत एक बाघ ने गाय को उस गौशाले का छत पर तोड़ के उसको मार दिया और इस तरह की घटना लगातार क्षेत्र में हो रही है। वन विभाग के पास सूचना लिखित में मौखिक लगातार है और जो उच्च अधिकारी हैं, क्या वो रेलवे साहब हो चाहे डीएफओ हो, अल्मोड़ा इसका संज्ञान ले रहे हैं। क्या वन विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है कि जनहानि का इंतजार कर रहा है कि कोई जनहानि होगी तब हम कोई कार्रवाई करेंगे। तत्काल प्रभाव से इसमें पिंजरा लगाया जाए जैसे लोगों की मांग है, और अगर नहीं लगाई जाती तो शासन प्रशासन इसमें जिम्मेदार होगा। उत्तराखंड के अवैध नशा और ड्रग मुक्त प्रदेश बनाने के लिए पुलिस जोरों शोरों से अभियान चला रही है। चंपावत में नशा तस्करों का एनकाउंटर हुआ है। आप आपको बता दें कि बनबसा थाना क्षेत्र में एसओजी और बनबसा थाना पुलिस के साथ नशा तस्करों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में तस्कर के भागने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और इसके जवाब में एसओजी और पुलिस को फायरिंग में नशा तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद चंपावत में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी के क्रम में रात में जो नशे की तस्करी होती है उस घटनाओं की रोकथाम हेतु एसओजी और हमारी थाना बनबसा की पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से जगपुड़ा पुल के पास में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति चकरपुर की ओर से बनबसा की ओर आ रहा था, जो पुलिस टीम को देखते ही तीव्र गति से हुड्डी नदी की तरफ भागने की फिराक में था। उत्तराखंड सरकार की नंदा सुनंदा योजना की गरीब, अनाथ और असहाय छात्राएं अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर पा रही हैं। देहरादून में जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया है कि योजनाओं के तीसरे चरण के तहत 3 छात्राओं को चेक बांटे गए। आर्थिक तंगी और परेशानियों के चलते जिन बच्चियों को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ रही है, उनके लिए ये नंदा सुनंदा योजना वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी समीन बंसल ने कहा है कि विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़ने और आगे पढ़ने की जो है इच्छा रखने वाली बेटियां ही हमारी नंदा और सुनंदा की देवी हैं। उन्होंने कहा है कि नंदा सुनंदा योजना के कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ एसओपी तैयार की गई है। जैसा कि आप सब विदित ही हैं कि ऑनरेबल सीएम की भी
संकल्प हैं और कमिटमेंट्स हैं कि हमारे जो वंचित ग्रुप के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हमारी कॉलेज गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, सो किसी फैमिली ट्रेजेडी या आर्थिक तंगी के कारण उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या ग्रेजुएशन हो, स्नातकोत्तर एजुकेशन हो। सो ये जिला देहरादून में हमने एक इनिशिएटिव कमेंस किया है कि उन बच्चों को खोजकर, बहुत सारे फैमिलीज और बच्चे खुद भी अप्रोच करते हैं हमारे बहुउद्देशीय शिविरों में, जैसे आज का जनता दिवस है या हमारी फील्ड विजिट्स हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या